Namaskar. I am Dr. Shravan Kumar, Assistant Professor, Department of Teacher Education, Nehru Ram Bharati, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी प्रयागराज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उस पर चर्चा करने के लिए, वो टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इस विषय पर, इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने के लिए हम मुखातिब हैं, उपस्थित हैं। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो व्यक्ति को देखते ही हमारे जहन में, हमारे सामने उसके पूरे व्यक्तित्व का एक सम्मिलित रूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और इस तरह से एक व्यक्ति को जैसे ही हम देखते हैं, तो वो व्यक्ति नहीं, हम उसके पूरे व्यक्तित्व का एक खाका, एक मूल्यांकन हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और उसी से हम तुरंत में उसको आकलित कर लेते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है। साधारणतः अगर हम देखें तो व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप, रंग, शारीरिक गठन आदि से लगाया जाता है। और दैनिक जीवन में प्रायः हम सब सुना करते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है, वो बहुत प्रभावशाली है, उसका व्यक्तित्व खराब है। अच्छे व्यक्तित्व का अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति की शारीरिक रचना सुंदर है, वह स्वस्थ है, वह मृदुभाषी है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र बहुत अच्छा है। इस तरह से हम दूसरों को सहज ही अपनी ओर वह आकर्षित कर लेता है। निसंदेह ये सारे गुण एक अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण हैं, किंतु यह व्यक्तित्व का एक पहलू है। इस तरह से आज हम व्यक्तित्व के एक समग्र पहलू पर आप सबसे कि व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, आदि सभी बिंदुओं पर क्रमवार आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्यक्तित्व का अर्थ जो जिसको हम देखते हैं एक अपने सामाजिक पृष्ठभूमि में, उससे थोड़ा सा अलग है। क्योंकि व्यक्तित्व के इस तरह से कि व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का एक दर्पण है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, व्यक्ति के आचार विचार, उसकी क्रियाओं, उसकी प्रतिक्रियाओं, उसकी संपूर्ण उसकी गतिविधियों द्वारा होती है। व्यक्ति के आचरण व्यवहार में उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक गुणों का मिश्रण होता है। यह समग्र सारे गुण जब सम्मिलित होकर के आते हैं, तब हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं और वो उसको देखते हैं, जिसमें कि एक रूपता और एक व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार व्यक्तित्व के एक व्यवहार को जब हम देखते हैं तो यह समझ जाते हैं कि इस पूरे व्यवहार से एक सामाजिक परिवेश से अनुकूलन बनाने का जो अनुकूलन के लिए सारी क्रिया होती है, उसमें वो किस तरह से अपने को सफल बनाता है। और सामाजिक परिवेश में अगर वह अपने को समायोजित करने के लिए वह जिस प्रकार से व्यवहार करता है, उसका व्यक्तित्व बनता है या प्रकट होता है, व्यक्ति के व्यवहार पर
उसकी आंतरिक भावनाओं और बाह्य दोनों भावनाओं का माने आंतरिक भावनाओं और बाह्य वातावरण दोनों का पूरा प्रभाव हम सबके सामने दिखाई पड़ता है। अगर हम यह देखें तो सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद अर्थात शारीरिक रचना, उसका व्यवहार, मृदुभाषी होना आदि से लगाया जाता है और इस तरह से हम देखते भी हैं। अतः व्यक्तित्व शब्द किसी ऐसे गुण या विशेषता को सूचित करता है जिसे व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने तथा एक पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से एक विशेष महत्व देता है। जैसे ही अगर हमने मैं कहा कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अच्छा है, उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है तथा उस सामने वाले का एक व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है इत्यादि वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम यह देखते हैं कि सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य उसके शारीरिक गठन, रंग, रूप, वेशभूषा, उसके बात करने का ढंग, उसके कार्यों से जो एक हम सबके सामने एक परिणाम उसके कार्य का आता है, इन सारे को संयोजित रूप में हम उसका मूल्यांकन करते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व का एक जो संबंध है अनेक धारणाएं प्रस्तुत हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में अगर देखें तो व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप, रंग से लगाया जाता है, किंतु विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा शास्त्री हैं उन और विद्वानों ने उसका एक अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे अगर उसका शाब्दिक दृष्टिकोण देखें तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी के एक पर्सनालिटी का एक हिंदी रूपांतरण है और हम सब जानते हैं कि यह लैटिन भाषा पर्सोना से लिया गया है जिसका अर्थ है वेशभूषा। उस समय एक लैटिन उसमें जब नाटक करते समय पात्र एक जो जिस पात्र का रोल करता था उसका एक मुखौटा स्वयं में लगा लेता था, स्वयं में पहन लेता था और वो इस तरह से वो नाटक का पात्र पहन कर वो तरह तरह से अलग अलग रूप में कार्य करता था। आरंभ में इस शब्द का अर्थ एक वाय वातावरण के रूप में किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तित्व शब्द वाय गुणों की ओर संकेत करता है। अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें, जनसाधारण के रूप में देखें तो व्यक्तित्व एक अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप तथा उन गुणों के से लगाते हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा प्रभावित करने का एक प्रयास करता है। व्यवहार के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित संपूर्ण व्यवहार का एक संपूर्ण चित्र होता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का एक संपूर्ण गुण उसका व्यक्तित्व है, उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। अच्छा, दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम यह पाते हैं कि दर्शन शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का आदर्श है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम व्यक्तित्व को देखते हैं तो हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि समाज शास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम यह देखते हैं कि व्यक्तित्व उन सब तत्वों का एक संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में कोई स्थान प्राप्त करता है, उसे समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हम व्यक्तित्व को एक सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में अगर हम आए तो हम यह देखते हैं कि इस दृष्टिकोण से
व्यक्तित्व की व्याख्या में हम वंशानुक्रम और उसका वातावरण दोनों का महत्व समान रूप से दिया जाता है। व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर हम व्याख्या करने पर यह प्रतीत होता है कि जितना हमारा आंतरिक और बाह्य जितनी विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, विलक्षणताएं हैं, वो सब की सब एक समन्वित संगठित रूप में व्यक्तित्व के जो उनका पूरा संगठित स्वरूप है वह व्यक्तित्व है। व्यक्ति को जन्म से जो गुण क्षमताएं या शक्तियां प्राप्त होती हैं वे धीरे धीरे अगर हम देखें तो वो विकसित होती रहती हैं। व्यक्ति अपने विकास काल में अपनी जन्मजात शक्तियों के आधार पर वातावरण के साथ एक अभियोजन करने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है और वे जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष तरह की उसकी योग्यताएं, कुशलताएं, उसकी आदतें, उसकी अभिरुचियां एक दृष्टिकोण के रूप में एक दृष्टिकोण उसके सामने वह उपस्थित हो जाता है। वातावरण से एक अभियोजन, एक प्रकार का संबंध स्थापित करने का जो प्रयत्न है उसके जन्मजात अर्जित गुणों का एक जो परिमार्जन है उसमें परिवर्धन है, परिवर्तन है। ये सारी चीजें अगर हम देखें तो व्यक्तित्व को एक गत्यात्मक संगठन के रूप में, एक हम डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम उसको कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है। अच्छा, हम शुरू से ही देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य एक सर्वांगीण विकास करना होता है और मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में विशेष घनिष्ठ संबंध है। तो अतः मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा व्यक्तित्व के उसमें जो परिभाषित किया है उसको अगर हम देखने का प्रयास करें तो देखते हैं कि गिलफोर्ड व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित, गिलफोर्ड जब उसको परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है। वुडवर्थ जैसे बड़े मनोवैज्ञानिक जब बात करते हैं तो वो ये देखते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। अगर हम डेसिल की बात करें तो डेसिल जैसे मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखते हैं और कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के समायोजन में अभिव्यक्त होता है। अल्पोर्ट ने सन 1937 में व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण व वर्गीकरण करके एक निष्कर्ष निकाला, एक निष्कर्ष पर पहुंचे और उसे परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। अल्पोर्ट के द्वारा अगर हमने देखा तो अल्पोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व की जो एक परिभाषा जो परिभाषित किया गया तो उस पे 3 बातों पर विशेष बल दिया गया है। वह यह कि व्यक्तित्व की जो प्रकृति है, व्यक्तित्व का जो एक नेचर है वो संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। दूसरा, व्यक्ति में मनो तथा शारीरिक दोनों गुण समाहित हैं। तीसरा, व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन में उस पूरे वातावरण के साथ वो समायोजन करने पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक अनुसार एक परिस्थितियों से समायोजन करने का प्रयास करता है क्योंकि दो व्यक्तियों की मनोशारीरिक अवस्थाएं एक समान नहीं होती। व्यक्ति के अंदर गत्यात्मक संगठन में भी भिन्नता पाई जाती है, अर्थात व्यक्तित्व संबंधी समायोजन एक व्यक्तिक चिंताओं से, एक व्यक्तिक विभिन्नताओं से प्रभावित होती है।
इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अल्पोर्ट की परिभाषा के संबंध में समन्वयवादी में एक दृष्टिकोण हमारे सामने है उपस्थित होता है और इसमें एक और शारीरिक, एक और मानसिक और दूसरी ओर शारीरिक गुणों पर एक समन्वय पर जोर देती है और दूसरी ओर इसके गत्यात्मक स्वरूप और समायोजन पर बल देती है। इसलिए यह परिभाषा, अल्पोर्ट की परिभाषा सारे मनोवैज्ञानिकों ने एक मुक्त कंठ से इसको स्वीकार किया और यह एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में हम सबके सामने है कि व्यक्तित्व के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्म, एक व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि व्यक्तित्व के निर्धारण में, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले अगर हम कारकों की बात करते हैं तो वो व्यक्तित्व के विकास में जो सहायक हैं वो दो मुख्य रूप से हमारे सामने दो कारक उपस्थित होते हैं। एक तो जैविक या आनुवंशिक, जो बायोलॉजिकल हमारे सामने एक कारक है, और दूसरा जो पर्यावरण संबंधी, जो हमारा एक इन्वायरमेंटल, जो एक वातावरण से संबंधित अगर हम देखें तो वो एक वातावरण का जो प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम जैविक कारक की बात करें तो ये व्यक्तित्व के मौलिक रूप को निर्धारित करता है। अगर हम व्यक्तित्व संबंधी गुण इन अंगों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसमें शारीरिक रचना, शरीर, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अगर उसको देखें तो तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा एक बुद्धि है। ये चारों तत्व जन्मजात होते हैं, इसलिए हम इनको आनुवांशिक कहते हैं। अगर हम शरीर की बात करते हैं तो एक शारीरिक तत्व के अंदर अंतर्गत रूप, रंग, शारीरिक गठन, भार, कद, वाणी आदि, इन सब जो साधारण बोलचाल में किसी सुंदर आकर्षक शारीरिक रचना, रूप, रंग, ये देख करके हम व्यक्तित्व को अच्छा मान लेते हैं या एक अच्छा व्यक्तित्व मान लिया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिससे जो आंतरिक स्राव होता है और उससे अगर हम उसे रस या हार्मोन्स कहते हैं तो उस इससे व्यक्ति की आकृति, गठन, उसका स्वास्थ्य, संवेदनशीलता, बुद्धि और व्यक्तित्व के अन्य पहलू इससे प्रभावित होते रहते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसका सर्वप्रथम हम देखें तो मस्तिष्क होता है और उससे किसी उद्दीपन या परिस्थिति विशेष का ज्ञान तंत्रिकाओं या नर्वस के सहारे हमारे मस्तिष्क को होता है। फिर मस्तिष्क तंत्रिकाओं को आदेशित करके तब व्यक्ति उद्दीपक या परिस्थिति के अनुकूल कोई अनुक्रिया करता है। इस प्रकार व्यक्ति तंत्रिका तंत्र की सहायता से परिस्थितियों को समझता है और उसके अनुकूल व्यवहार करता है। उससे व्यक्तित्व का एक परिचायक बहुत अंशों में उसका व्यवहार होता है। बुद्धि, जो हम देखते हैं कि व्यक्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख तत्व बुद्धि है। तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व में इस तरह से भिन्नता दिखाई देती है। दूसरा कारक जिसको हम पर्यावरण संबंधी में कारक कहते हैं, तो पर्यावरण संबंधी अगर हम कारक की देखते हैं तो इसमें दो तीन तरह के पर्यावरण हमारे सामने समझ में आता है। जैसे भौतिक पर्यावरण, ये फिजिकल इन्वायरमेंट,
सामाजिक पर्यावरण जो हमारा एक सोशल इन्वायरमेंट है, आर्थिक पर्यावरण जो हमारा एक इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, और सांस्कृतिक पर्यावरण एक कल्चरल जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर हम भौतिक पर्यावरण की बात करते हैं, तो व्यक्ति का भौतिक वातावरण बहुत प्रभाव डालता है। जैसे जहां अगर हम ठंडी जलवायु प्रदेश के में अगर निवासी हैं, कुछ लोग अगर उसको एक उस तरह से मानदंड मान लिया जाए, तो वहां देखते हैं कि वो सुंदर, परिश्रमी तथा एक बुद्धिमान, इस तरह से बहुत ज्यादा प्रभाव उनके जलवायु का पड़ता है, ऐसा हम सब मानते हैं और देखते भी हैं। और अगर उसके विपरीत अगर हम देख लें, तो जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो वहां के लोग प्राय अस्वस्थ रहेंगे, थोड़ा सा सांवले रहेंगे, आलसी रहेंगे। कुछ इस तरह की धारणाएं हमारे सामने दिखते भी हैं और हम सब मानते भी हैं। सामाजिक पर्यावरण, व्यक्ति एक जन्म से ही एक समाज में जन्म लेता है, अतः उस कई प्रकार की व्यक्तियों, समाज तथा परिस्थितियों का प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अच्छा, सामाजिक वातावरण में हम कई बातों का समावेश होता है, जैसे हम माता पिता तथा परिवार का प्रभाव है, बालक के अपने पास पड़ोस और जो अन्य सदस्य हैं, जो उसमें और हमारे में मित्र में समूह है, उसका प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का प्रभाव पड़ेगा, हमारे में साधनों जो अन्य साधन हैं उनका प्रभाव पड़ेगा, और अच्छे उपयुक्त वातावरण तथा साधनों से बालक के व्यक्तित्व में वांछित विकास होता है। अच्छा, इस पर्यावरण में सर्वाधिक, और अगर हम देखें तो अविधिक साधनों के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं, और व्यक्तित्व पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आर्थिक जो हमारे कारक हैं, जो हमारा आर्थिक वातावरण है, आर्थिक पर्यावरण है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। अगर हम परिवार की आर्थिक दशा, बहुत बड़ा रोल उसके व्यक्तित्व के निर्माण में वो बहुत मुख्य भूमिका अदा करती है। और अगर हम यह हम देखते भी हैं, तो जैसे निर्धन तथा धनी व्यक्ति के अगर वह बालकों में हम तुलना करें, तो हम यह पाते हैं कि उसमें व्यक्तिक विभिन्नता आर्थिक रूप से अगर है, तो उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। सांस्कृतिक पर्यावरण, परिवार, जैसे अगर हम साधारणतः देखें, तो संस्कृति का अर्थ हमारा रहन सहन, आचार विचार तथा जो हमारे तौर तरीके में है, इसी से लिया जाता है। और व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति का जो हमारी कल्चर है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और व्यक्ति का जिस प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण में पालन पोषण होता है, उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का हो जाता है। अगर हम देखें, तो जैसे व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का उल्लेख विस्तार पूर्वक अगर हम देखें, तो उसका बहुत ही अधिक पड़ता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं, अगर हम देखें, तो हम यह देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छे व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, और हम उसको किस तरह से देखते हैं। जैसे हम अगर हम व्यक्तित्व शब्द की वैज्ञानिक व्याख्या करने से हम उसका अगर वो देखें, तो हम इसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं, उनकी हम एक एक कर वो उसको विशेषता के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये आत्मचेतना, कॉन्शियसनेस, अगर हम देखें, तो व्यक्ति की क्रियाशीलता का आधार चेतना है। इस गुण के कारण ही उसमें एक अहम का भाव, सफलता का अभाव, असफलता का भाव, ये आत्मबोध आदि होता है।
तो ये आत्म चेतना व्यक्तित्व की एक बहुत ही बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिकता, अगर हम सोशियबिलिटी की बात करें तो हम यह देखते हैं कि सामाजिक पर्यावरण और उत्तेजना के आधार पर ही कोई व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया करता है। और सामाजिक संपर्क में व्यक्तित्व का जो विकास होता है और सामाजिक व्यवहार को देखकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। समायोजनशीलता, एक समन्वय या सामंजस्य स्थापित करने की बात अगर हम देखें तो व्यक्ति अपने समाज व पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है और यह जीवन पर्यंत करता रहता है। व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए पर्यावरण से समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है और अगर हम सामंजस्य करने के कारण ही उसके व्यवहार में परिवर्धन और परिमार्जन तथा परिवर्धन होता है। ये निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति जैसे है, तो इसमें एक लक्ष्य हम निश्चित करके चलते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल होता है। साधन पूर्णता या युक्त पूर्णता, अगर हम देखें तो व्यक्ति अपने नैसर्गिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न साधन या युक्ति को ढूंढने का प्रयास करता है और इसकी पूर्ति के अनुभव से उसमें एक विशेष रुचियां, प्रवृत्तियां, इच्छाएं या गुण अर्जित होते रहते हैं जो उसके व्यक्तित्व के एक लक्षणों का एक विशेष प्रकार के लक्षण का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का भी एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसको जानकर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। समग्रता, टोटलिटी, व्यक्तित्व की समस्त क्रियाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और उनमें एकीकरण रहता है। व्यक्तित्व के व्यवहारिक लक्षण अगर हम होते हैं तो पृथक नहीं होते, भले ही वे परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं। उसका व्यवहार एक समग्र रूप से प्रकट होता है और उसको हम एक उस तरह से देखते भी हैं। विकास की निरंतरता, ये डेवलपमेंट कंटिन्यूटी का जो वो है, हम यह देखते हैं कि व्यक्तित्व स्थिर नहीं रहता। जैसे इसके परिभाषा, इसके अर्थ में ये हमने शुरू में ही आपको बताया कि व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन में सारे गुणों का एक समग्र स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो उसमें एक विकास की जो है वो निरंतर चलती रहती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इसमें व्यक्तित्व के स्वरूप की जो परिस्थितियां हैं, उसके कार्य अनुभव का जो हम देखते हैं कि परिवर्तन होता है, इस तरह से जो एक हमारे बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री गैरिसन और अन्य ने कहा कि व्यक्तित्व निरंतर होने की प्रक्रिया में रहता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम सबके सामने प्रस्तुत होती हैं। व्यक्तित्व के प्रकार, अगर हम उस तरह से देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना अगर हम देखें तो इसमें श्रीमद् भागवत गीता के व्यक्तित्व, श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों यथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की चर्चा की गई है। अध्याय 14 के श्लोक 9 में कहा गया कि सत्वगुण व्यक्ति को सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है
और जो हमारा तमोगुण है वो प्रमाद में लगाता है। इन तीनों गुणों के आधार पर हम व्यक्तित्व को तीन प्रकार में बांट सकते हैं। सात्विक, जो हमारा सात्विक व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व का एक सात्विक गुण है, उसमें ऐसे व्यक्तियों में सत्व गुण की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, शांत, निर्मल, धार्मिक, सौम्य स्वभाव के होते हैं। राजसी जो हमारा गुण है, जो राजसी प्रकार में व्यक्तित्व का राजसी प्रकार है, इसमें ऐसे व्यक्तियों में रजोगुण की अधिकता होती है और ये साहसी होंगे, ये वीर होंगे, दबंग होंगे तथा कामना व आसक्ति की प्रवृत्ति से युक्त होंगे। तीसरा तामसी, तमोगुण जिसमें होगा, और ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की बहुलता होती है। जैसे ये प्रमादी होंगे, आलसी होंगे, क्रोधी तथा अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। इस तरह से हमें भारतीय दृष्टिकोण से ये तीन प्रकार के व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं। व्यक्तित्व कि अगर हम पूरे व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नताओं को जानने के लिए अगर हम व्यक्तित्व के प्रकारों की बात करें, तो हम यह देखते हैं कि यह तीन प्रकार से हम साधारणतः यह दृष्टिकोण व्यक्तित्व के प्रकार को जो विभाजन किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें हम लगभग तीन क्राइटेरिया देखते हैं। पहला शरीर रचना का दृष्टिकोण, दूसरा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और तीसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम शरीर रचना का दृष्टिकोण लेकर के चले, तो इसमें जर्मन मनोवैज्ञानिक, जो जर्मन वैज्ञानिक हैं क्रेमचर, ये सारी रचना के निम्नलिखित प्रकार हम सबके सामने उपस्थित इन्होंने किया है। इसमें लंबकाय स्थैनिक प्रकार का, इस प्रकार के व्यक्ति प्राय दुबले पुतले होते हैं। इनका सिर लंबा, भुजा पतली, सीना छोटा, ये माने ये वरन दूसरों की आलोचना करना इनका एक मुख्य कार्य सामने आता है। सुडौलकाय दूसरा जो उन्होंने रखा हम सबके सामने, सुडौलकाय एथलेटिक। अच्छा, एथलेटिक इस प्रकार के व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, इनका सीना चौड़ा होगा, ये मांसपेशियों से पुष्ट होंगे और ये दूसरों से इच्छा अनुसार ये समायोजन करने में, ये सामंजस्य बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब तीसरा गोलकाय, ये पिकनिक। इस प्रकार के व्यक्ति कद में थोड़ा सा छोटे होंगे और ये गोलकाय या चर्बी युक्त होंगे। और इस तरह से अगर हम देखते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों में ये क्रियाशील, निष्क्रिय, उत्साही आदि के मध्य फंसे रहते हैं। अर्थात कभी खुशी और कभी गम, कभी क्रियाशील, कभी निष्क्रिय, इस तरह का ये एक व्यक्तित्व अपने सामने रखते हैं। अगर हम उस तरह से देखें, तो मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने शारीरिक दृष्टिकोण से दो तीन उसमें रखा। उन्होंने गोल आकृति, आयत आकृति, लंबा आकृति आदि इस तरह के उसमें हम सबके सामने एक प्रकार का वो रखा था। अब जैसे अगर हम उस तरह के उसमें देखें, तो ये जुंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को तीन तरह से हम सबके सामने रखने का प्रयास किया है। जुंग एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये हम सबके सामने रखते हैं। तो वो कहते हैं कि दो प्रमुख आधार उन्होंने बनाया। एक आधार बनाया अंतर्मुखी, ये इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस प्रकार का व्यक्तित्व उस व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें, गुण
एक हमें बाह्य रूप में प्रकट होते हैं, ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा ये अपने आप में खोए रहते हैं। और इनके कुछ विशेषताएं उन्होंने हम सबके युंग महोदय ने हम सबके सामने रखा। ये कहते हैं कि ये लोग कम बोलते हैं, ये शीघ्र घबरा जाते हैं, ये संकोची होने के कारण ये विचारों को अपने स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, ये अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं, प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करते हैं, ये अच्छे लेखक होते हैं किंतु एक अच्छे वक्ता नहीं होते, ये हंसी मजाक निंदा या बेकार बातचीत पसंद नहीं करते। दूसरा उन्होंने एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व हम सबके सामने माने एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी रखा। इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों की रुचि बाह्य जगत में होती है और इसकी उन्होंने कुछ विशेषताएं हम सबके सामने रखी। जैसे उन्होंने कहा कि ये सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं, ये समाज में सामंजस्य माने एडजस्ट करने में सदा अपने को अच्छा अनुभव करते हैं और उसमें उसके प्रति ज्यादा सचेत रहते हैं, ये व्यवहारिक जीवन में कुशल होते हैं और ये अवसरवादी प्रकृति के होते हैं और शीघ्र ही उस अवसर का लाभ उठा करके लोगों के बीच एक लोकप्रिय बन जाने का प्रयास करते हैं और ये सदा दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकालने का प्रयास करते हैं और ये चिंता मुक्त होते हैं और इनका ध्यान होता है, ये जीवन इनका आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करना इनका मुख्य ध्येय होता है और ये वर्तमान में प्रसन्न रहते हैं और भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते। ये अहमवादी और अनियंत्रित भी होते हैं और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम देखें तो बहुत ही कम व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि जो पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो या पूर्ण रूप से बहिर्मुखी हो। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो यह बहुत ही एक व्यक्ति दोनों में कैसे कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होते जरूर हैं कि जो दोनों गुणों का जिनमें मिश्रण होता है और ये जो दोनों गुणों का मिश्रण जिसमें होता है उसे हम उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत रखने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक उदाहरण देखें तो जैसे अगर हम अंतर्मुखी की बात कर रहे थे तो एक अच्छा लेखक अंतर्मुखी होता है और एक अच्छा वक्ता बहिर्मुखी होता है और जिसमें ये दोनों गुण जो एक अच्छा लेखक हो वो और साथ ही साथ एक अच्छा वक्ता भी हो, ये संभव है और हो भी सकता है। तो इस तरह के उसको हम उभयमुखी के अंतर्गत रखते हैं। इस तरह के उसमें जो हम देखते हैं कि बहिर्मुखी उसमें तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के बीच का जो एक मिश्रण हम सबके सामने कभी कभी उपस्थित होता है उसे हम उभयमुखी के अंतर्गत रखते हैं। फ्रायड एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषण वादी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने कई प्रकार की उन्होंने जो व्यक्तित्व को 3 प्रकार में विभक्त किया। वो मौखिक कामुक व्यक्तित्व, फिर वो लिंग संबंधी और गुदा संबंधी, इस तरह के 3 उस तरह के व्यक्तित्व को उन्होंने अपने उसमें रखा। अगर हम देखें तो अल्पोर्ट जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक पूरे समस्त मानवीय गुणों को उन्होंने 3 श्रेणियों में रखा। वो कहे कि एक प्रधान गुण होगा, एक केंद्रीय गुण होगा और एक गौण गुण होगा। इन तीनों के आधार पर उन्होंने 3 तरह के व्यक्तित्व की चर्चा की। और स्प्रिंगर जैसे समाजशास्त्री जब हम की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि स्प्रिंगर जैसे जब समाजशास्त्री हमारे सामने व्यक्तित्व के प्रकार की चर्चा हमारे सामने करते हैं तो वो ये 5-6 तरह के प्रकार हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं।
जैसे स्प्रेंगर ने कहा कि वह व्यक्ति सैद्धांतिक, थ्योरिटिकल, इस प्रकार के व्यक्ति सिद्धांतों पर अधिक जोर देते हैं। और वह जैसे इसमें दार्शनिक आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे, समाज सुधारक, इस कोट के अंतर्गत हम ऐसे व्यक्तित्व के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं। आर्थिक, ये इस प्रकार के व्यक्तित्व हम देखते हैं कि अगर हम उनका पूरा मूल्यांकन हम आर्थिक दृष्टिकोण से करते हैं, और इस श्रेणी में हम व्यापारी वर्ग को रखने का प्रयास स्प्रिंगर महोदय करते हैं। धार्मिक, ये लोग ईश्वर की आध्यात्मिकता में आस्था ज्यादा रखते हैं, वो ईश्वर को ज्यादा मानते हैं। तो इस तरह के उसमें हम जैसे साधु संत योगी और दयालु जो धर्मात्मा हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की श्रेणी में इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत हम रखने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक, अब ये लोग सत्ता और प्रभुत्व दल में विश्वास करते हैं, और इस प्रकार का व्यक्ति दूसरों पर शासन करने की इच्छा रखता है, और राजनीतिक कार्यों में बहुत अधिक अपनी रुचि रखता है। और उसमें इस तरह के लोगों में हम अगर देखें तो इस तरह के व्यक्तित्व में हम नेताओं को, जो हमारे लीडर हैं, हम उनको रख सकते हैं। सामाजिक, इस प्रकार के व्यक्तित्व में सामाजिक गुणों का बहुत अधिक समावेश होता है, और वे समाज कल्याण में रुचि लेते हैं। अंतिम है इसमें कलात्मक, अगर हम देखें तो इस प्रकार के लोग कला और सौंदर्य के पुजारी होते हैं, और प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखते परखते हैं। इसमें हम चित्रकार, कलाकार आदि हम व्यक्तित्व आदि प्रकार के व्यक्तियों को हम इसमें रखने का प्रयास करते हैं। और हम जब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा भी कि जैसे टर्मैन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने हमारे व्यक्तित्व को बुद्धि के आधार पर उनके जानकारी प्राप्त की, और उसके आधार पर, बुद्धिलब्धि के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा। वो उन्होंने उसमें प्रभावशाली, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, मूढ़, जड़ बुद्धि आदि इस तरह के व्यक्तित्व के कई प्रकार उन्होंने हमारे सामने रखे। उत्तम व्यक्तित्व की विशेषताएं, अगर हम उत्तम व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक शारीरिक गुण, उत्तम व्यक्तित्व की विशेषताओं के अंतर्गत हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है बहुत जरूरी है। मानसिक गुण, उत्तम व्यक्ति की जो विशेषता होगी, जो एक अच्छा व्यक्तित्व होगा, उसमें में हमारी बुद्धिलब्धि अधिक होगी, हमें चिंतन करने की क्षमता, हम चिंतन कर सकेंगे, बोध, अभिव्यक्ति शक्ति आदि का समावेश होगा। सामाजिक गुणों, उसमें मैत्री, परोपकार, उस समय और परिस्थिति में पर्यावरण के साथ, उस वातावरण के साथ समायोजन बनाने की, उसमें नैतिक मूल्य होंगे। संवेगात्मक गुण अर्थात वो उच्च आकांक्षा, दयालु प्रकार का होगा, संतोषी प्रकार का होगा, आशावादी होगा, इस तरह के उसके सांवेगिक गुण होने चाहिए। और चारित्रिक गुण, वो चारित्रिक रूप से बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम उसमें चरित्र, हम देखते हैं कि संकल्प शक्ति के द्वारा ही व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में बहुत अधिक भूमिका रहती है और बहुत मदद मिलती है। और अगर वो एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से कोई कार्य और कोई लक्ष्य निर्धारित करेगा तो वो उसमें अपने को समाहित कर पाएगा। इस तरीके से हमने व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व की विशेषताएं, अच्छे व्यक्तित्व के गुण आदि सभी उस पर हमने चर्चा की, और मुझे लगता है
कि संगठित व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण हैं और व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं, और एक व्यक्तित्व क्या है और एक इसके सामाजिक गुण कौन से हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक गुण कौन से हैं, आदि प्रश्नों का उत्तर आप सबको इस पूरे पे उसमें मिलने का देने का हमने प्रयास किया और मुझे लगता है कि आप सब निस्संदेह इससे लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।